आज हम एक बड़ा नया टॉपिक शुरू करेंगे। इसके बारे में हम काफी कुछ जानते भी होंगे, पर ये एक ऐसी, मैं आपको बहुत सारी चीजें ऐसी बताने जा रहा हूँ जो आपने शायद नहीं भी देखी होंगी, नहीं सुनी होंगी, और एक जानकारी के लिए बहुत अच्छी बात है। हम आज का जो टॉपिक है हमारा वो है तितलियां। हैं? तितलियां सबने देखी हैं, तितलियां कैसी होती हैं। तो तितलियों के ऊपर मैं थोड़ा सा जानकारी पहले दे दूं आपको कि तितलियों की जो स्टडी है ना, जो कीड़ों की, पहली बात, जो कीड़ों के ऊपर जो स्टडी करते हैं, कीड़ों की जो साइंस है, कीड़े मकोड़ों की, उसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी। ठीक है, उसी का एक हिस्सा है लेपिडेप्टेरोलॉजी, जो कि तितलियों के बारे में पढ़ाई कराता है, तितलियों के बारे में स्टडी करते हैं। तो जो स्टडी करते हैं तितलियों के बारे में उन्हें कहेंगे लेपिडेप्टेरोलॉजिस्ट। तो कुछ इसके बारे में, इससे पहले हम आगे चले कि भाई इसके बारे में देखिए कि इसके ऊपर बड़ी रिसर्चें हुई हैं। इसका मतलब कुछ खास बात होगी जरूर, तभी रिसर्च हुई है इसके ऊपर। तो 1800 से लेके 1803 में ऑस्ट्रेलिया में जब ये पता चला तो एक एक्सपीडिशन भेजा फ्रांस के लोगों ने कि जाके पता करो वहां पे कैसी कैसी तितलियां हैं। तो 2 जहाजों को भेजा गया, ज्योग्राफी और नेचुरलिस्टी। इसमें 9 स्टडी करने वाले जो थे उनको भेजा गया, जाके देखो। और वहां से वो बहुत सारे 44 करेट्स है ना, जारी करेट मतलब एक एक टोकरी जैसा मान लीजिए, जिसमें उनको सजा के रखा जाता है तितलियों को, वो लेके आए 44। इतनी तरीके की वैरायटीज वहां मिली और उन्होंने एक म्यूजियम, नेशनल जियो हिस्ट्री म्यूजियम है फ्रांस में, उसमें उसको रखा गया। और जो आदमी वहां गया था, ये बोदिन आदमी, निकोलस बोदिन गए थे, और इनकी स्टेच्यू जो है, इसको, इसकी यादगारी में एक स्टेच्यू भी बनाई हुई है ऑस्ट्रेलिया में, एल्बनी में है, एक जगह है एल्बनी में, आपको दिखाऊंगा। तो ये वो जहाज था, इसका मॉडल है, असली जहाज तो नहीं है क्योंकि वो जहाज तो खत्म हो गया, उसका मॉडल है। ये दोनों जहाज थे, उसकी फोटो बनाई है कि इस जहाज में ये ऑस्ट्रेलिया गए थे स्टडी करने के लिए तितलियों के ऊपर, तितली, मौत और इस तरह के जानवर, कीड़ों मकोड़ों पे। एक वैसी जानकारी मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजों ने इसको असली में ना, कई देशों ने इसको ढूंढने की कोशिश करी, इसके नजदीक नजदीक से चले गए। चाइनीज लोग आए, नजदीक से देख के चले गए, पोर्चुगीज भी आए, और फ्रेंच लोग भी आए, कई लोग आए, पर इस ऑस्ट्रेलिया को नजदीक से चले गए, पर ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से ढूंढ नहीं पाए। तो बाद में क्या हुआ, अंग्रेजों ने इसको, जो न्यू साउथ वेल्स एक जगह है, ऑस्ट्रेलिया का एक डिस्ट्रिक्ट है बहुत बड़ी, वहां पे उन्होंने जाके और उसको कब्जाना शुरू कर दिया। जैसे इंडिया में आए थे, कॉलोनाइजेशन किया है ना, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में भी जाके वो ऐसे करने लगे। तो ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी है ना, वो आपको इस फोटो में दिख रहे हैं, जो ये वाले लोग हैं जिनके हाथ में ये बल्लम वल्लम है, ये हैं यहाँ के मूल निवासी। और अंग्रेज लोग वहां गए थे शुरुआत में, आपको मैं वैसे ही बता दूं, शुरुआत में जब अंग्रेज लोग गए तो वहां पे इन्होंने किन लोगों को भेजा, जो भी इंग्लैंड के मुजरिम थे, जेल खानों में लोग पड़े हुए थे, गरीब लोग थे, उनको ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया, है ना, जहाजों में बैठा बैठा के वहां जाओ। तो सारे जितने मुजरिम थे, गंदे जो उच्चक के बदमाश लोग थे, सबको पहले भेजा वहां, पर वो सब जाके वहां पे सेट हो गए ठीक से। तो ये है साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स, ये जो पीला वाला इलाका है, यहाँ पे जाके अंग्रेजों ने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को, और यही ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी है, देखिए सिडनी यहाँ की राजधानी है, ये यहाँ पे है। और उस आदमी की, जो मैंने आपको बाउदिन की स्टैच्यू बताई थी, वो एल्बे, ये जगह है, ये लास्ट में आपको दिख रहा है यहाँ पे उसकी स्टैच्यू लगी हुई है। तो ये पूरा ऑस्ट्रेलिया है। और इसी के नीचे आपको एक छोटा सा टापू दिख रहा है, ये है तस्मानिया, ये भी ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है। और यहाँ पे है न्यूजीलैंड, है, सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ। उसी तरह से ऑस्ट्रिया वालों ने भी ब्राजील में एक एक्सपीडिशन भेजी थी, तो एक एक्सपीडिशन ब्राजील में भी भेजा गया। ब्राजील में जाके वहां से भी बहुत सारी वो तितलियों के बारे में उन्होंने रिसर्च करी। और ये जो ये फोटो जिस व्यक्ति की दिख रही है, बैरन कार्डजन वॉन फेल्डर, ये वहां गए थे और ये वहां से बहुत सारा वो लेके, और इतना बड़ा म्यूजियम है वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, वहां पे ये म्यूजियम है, उसमें तितलियों का विभाग देखिए, जिसमें तितलियां ही तितलियां हैं। आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, और इसमें से सारी दुनिया से है, और ब्राजील से जो लाए थे वो भी है इसमें है। और ये इंग्लैंड में, लंदन के अंदर एक नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है, बहुत बड़ा, देखिए कितना बड़ा है ये इंग्लैंड का। उसके अंदर भी बहुत तरीके के जानवरों का, सबकी फोटोज और मूर्तियां, डायनासोर की हड्डियां भी यहाँ पे हैं। और साथ के साथ एक बटरफ्लाई का डिपार्टमेंट भी है,
जिसमें सिर्फ बटरफ्लाई के ऊपर ही तरीके तरीके की बटरफ्लाइज के ऊपर बात है। और बहुत सारे म्यूजियम हैं, जैसे आप देखिए साउथ अफ्रीका में, सेंट्रल अफ्रीका में एक बहुत बड़ा म्यूजियम है। और यहाँ की जो कलेक्शन है ना, बहुत सारी, मोस्ट, सबसे ज्यादा स्पेसिमेन जो है और नई जातियों के, वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। और ये बहुत सारे जो उनको अध्ययन करने वाले हैं उनके नाम है, उसमें हमारे देश का एक आदमी भी है, हरीश गौनकर। वैसे बहुत कम हमारे देश के लोग जो हैं इन तितलियों की ओर स्टडी में गए हैं। अब आप बोलेंगे सर ये तितलियों के बारे में, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई इतना बड़ा बड़ा म्यूजियम बनाया हुआ है, इतनी एक्सपीडिशंस हुई हैं, एक इस तितली को पढ़ने के लिए तो जरूर कुछ खास बात होगी इस तितली में, तभी इन लोगों ने इतना रिसर्च किया, इतना खर्चा किया, जहाजों को भेजा, लोगों को भेजा, और इतने लोग इसकी स्टडी में लगे हैं। तो क्यों इंपॉर्टेंट है तितलियों के बारे में जानकारी होना, तितली हमारे लिए किस लिए महत्वपूर्ण है, ये हमारे को समझना जरूरी है। तो सबसे पहली बात जो हम सब जानते ही हैं, ये पॉलिनेशन में, पॉलिनेशन करते हैं, एक फूल का पराग दूसरे पराग फूल तक पहुंचाते हैं, जिससे कि वो फल, फिर वो फूल जो है फिर फल में बदल जाता है ना, इसको पॉलिनेशन कहते हैं। तो तितली उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, उसके ऊपर पोलन ग्रेन्स लग भी गए हैं, पराग बोलते हैं शायद इसको हिंदी में, वो लगे भी हुए हैं। और ये तितली बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है इस चीज में। दूसरा एक बात है, तितली को साइंटिस्ट इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट मानते हैं क्योंकि ये एक मौसम को बताती है, मौसम कैसा चल रहा है अभी, मौसम गर्म, दुनिया गर्म की ओर जा रही है या ठंडी हो रही है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, आप तितली को स्टडी करके बता सकते हैं। जैसे कि ये अमेरिका में एक ये तितली होती है, इसको बोलते हैं एडिथ चेकर स्पॉट्स, इसके ऊपर आपको बहुत सारे स्पॉट दिख रहे हैं, दाने दाने से दिख रहे हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया चेकर स्पॉट। और ये नॉर्थ अमेरिका में मिलती है। अब क्या था, ये पहले थोड़ा नीचे के इलाके में रहती थी, नीचे इलाके में मतलब जो ऊपर का बर्फ वाला इलाका है उससे नीचे। अब ये धीरे धीरे ऊपर जा रही है। तो इससे आप क्या समझते हैं, इसका मतलब, आप सब बंद म्यूट हैं इसलिए मैं आपसे पूछ नहीं पा रहा हूं, पर आप समझ रहे होंगे कि नीचे का तापमान, जब हम पहाड़ों पे कब जाते हैं, गर्मियों में हम जाते हैं ना, जब गर्मी हो जाती है नीचे तो हम पहाड़ों पे जाने लगते हैं क्योंकि हमें ठंडा चाहिए। उसी तरह से ये तितलियां अब नीचे के मैदानों को छोड़ के पहाड़ों की तरफ जा रही हैं। इसका मतलब दुनिया का मौसम गर्म हो रहा है। तो इसलिए तितलियों के ऊपर बड़ा स्टडी करी जाती है, क्योंकि ये हमारे को मौसम में क्या बदलाव आ रहे हैं ये भी हमें बता देती है। तो पहले बात हमने देखी, पॉलिनेशन करती है। दूसरी बात हमने देखी कि ये मौसम में जो बदलाव आ रहा है उसको भी बताती है। और तीसरी बात एक और है, ये फूड चेन का बहुत बड़ा हिस्सा है ना, जो खाने की जो चेन है उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। बहुत सारी चिड़िया इसको खाती हैं, बहुत सारी मकड़ियां इनको खाती हैं, और ये भी बहुत सारी चीजों को खाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। एक बात और इसमें इंपॉर्टेंट है, ये साइंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये बता देती हैं, इसकी स्टडी करके हमें पता चल जाता है। और ये भी बता देती है कि कैसे कैसे इसके रहने की जो जगह है, इसका रहने का जो सामान जगह घर है, उसके घर को हम किस तरह से खराब कर रहे हैं, ये भी बता देती है। और इसकी एक बहुत बड़ी बात है, ये हमारे दवाइयों में भी बहुत काम आती है। कई तितलियां ऐसी हैं जिसके अंदर ऐसे एंटीबायोटिक हैं जो हमारे को बहुत फायदे दे सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पे यूरोप की एक है मैडो ब्राउन तितली, बोलते हैं उसको मैडो ब्राउन। इस तितली के अंदर एक एंटीबायोटिक है जो हमारे बहुत काम आता है। तो ये हमारे इस तरह से भी तितली जरूरी है। और तितली नहीं होगी तो पॉलिनेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, और पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी, और ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम सब मर जाएंगे। तो इसका मतलब तितली का एक बहुत लंबा चौड़ा, बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, और सब चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना। एक को भी हटा देंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि तितलियां इस तरह से महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक बात मैंने आपको पहले ही बताई और दोबारा बता रहा हूं, ये तितलियां जो हैं, जैसे आपके सामने ये अभी एक तितली दिख रही है, इसको बोलते हैं हार्वेस्टर। हार्वेस्टर यानी किसान, जो फसल काटने वाली तितली। इसका क्या काम है, ये हमारे किसानों के बड़े काम की होती है। जो पेड़ पौधों पे छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं ना, उनको खाती है ये। देखिए वो कीड़े कौन से, जैसे आपने पौधों में देखा होगा, इस टाइप के कीड़े आ जाते हैं, है ना, छोटे छोटे छोटे, और ये पूरे पत्तों को मार देते हैं, पेड़ को नुकसान पहुंचाते हैं। पर ये जो तितली है, ये देखिए कैसे हेल्प करती है। Caterpillars are vegetarians. They get their nourishment from plants. They eat leaves and berries.
देखिए ये तो पत्ते खा रहा है ना, ये पत्ते खा रहा है ये वाला कैटरपिलर। पर ये जो But ये there's वाला one कैटरपिलर है, caterpillar in North America that does not eat plants. ये पत्ते नहीं खाता ये। Here we are on the campus of the University of Florida in Gainesville. We are looking at the only carnivorous caterpillar in North America. ये पूरे उत्तरी अमेरिका का, देखिए आपको यहाँ पे इसके शिकार दिख भी रहे होंगे, देखिए मरे हुए जो कीड़े हैं ये इस भाई साहब ने खा के छोड़े हैं। और ये अकेला एक ऐसा कैटरपिलर है उत्तरी अमेरिका में। ऐसा नहीं कि ये अकेला ही मांस खाने वाला या दूसरे कीड़ों को मार के खाने वाला ऐसा कैटरपिलर है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। पर ये उत्तरी अमेरिका का इकलौता ऐसा कैटरपिलर है जो दूसरे कीड़ों को मार के खाता है। जैसे मैंने आपको दिखाया, वो जो कीड़े पत्तों पौधों पे आ जाते हैं उनको मार First के खाता है। caterpillar in North America, the harvester butterfly caterpillar. Watch the arrow and you will see the caterpillar catch and eat a woolly aphid. Because aphids are more nutritious than vegetation, harvester butterfly caterpillars grow faster and become adults sooner than other caterpillars. तो आपने देखा कि कैसे ये दूसरे कीड़ों को खाती है, ये वाला है ना, कीड़ों को मतलब हमारे पौधों को जो नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं, जो ऐसे पौधे कीड़े हैं जो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, उस तरह से किसान का भी दोस्त है तितलियां। किसान उसकी फसल की पॉलिनेशन करती है, दूसरा उसके पौधों के कीड़े मकोड़ों को भी खाती है। तो कई तरीके से किसान को बहुत फायदेमंद है और हम सब के लिए भी फायदेमंद है। अब तितली के साथ बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं, जो लोगों की मन गढ़ंत विश्वास हैं, जो लोग अंधविश्वास हैं, या कुछ ऐसी बातें जो पुराने जमाने से दादा परदादा से चलती आ रही है, लोग मानते आ रहे हैं। उसमें एक प्रचलन है, जापान के लोग ये मानते हैं कि ये तितलियां जो है एक आदमी की जान है, उसकी अगर प्राण जो है ना जब निकलेगा तो तितलियों की तरह निकलेगा। और चाहे वो जिंदे आदमी के लिए हो चाहे मरे आदमी के लिए हो, उस आदमी की प्राण इस तितली के अंदर है। हर आदमी का प्राण एक तितली के अंदर है, ऐसा इनका विश्वास है। जापान के लोग ऐसा मानते हैं। और जापान के लोग एक और मानते हैं, एक बात और, कि अगर आपके घर में एक तितली आ जाए, हमारे यहाँ तो हम जो हमारी खिड़कियां जो है लोहे की या लकड़ी की बनाते हैं, जापान में बांस का काम बहुत होता है। तो उनकी जो खिड़कियां होती है ना, गेस्ट रूम में पर्दे लगाते हैं वो बांस के बना के लगाते हैं। तो उनका ये मानना है कि अगर आपके घर में कोई तितली आके और उस बांस के ऊपर बैठ जाती है तो इसका मतलब आपका घर में कोई प्यारा आपका आने वाला है, आपका कोई गेस्ट आपके घर में आने वाला है। जैसे हमारे यहाँ भी बोलते हैं ना, घर पे कौवा बोल रहा है कोई गेस्ट आने वाला है साहब, उसी तरह से जापान में ये प्रचलन है कि अगर तितली आपके गेस्ट रूम में आ गई और उस बांस के उस पर्चे में बैठ गई तो इसका मतलब आपके घर में आज गेस्ट आने वाले हैं। दूसरी बात एक और है कि ये भी माना जाता है कि अगर आपने बहुत बड़ा झुंड देख लिया तितलियों का, तो ये आपके लिए एक बड़ा मनहूस या बड़ा बैड साइन है, बहुत आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। ऐसा है नहीं। देखिए ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों की पुरानी धारणाएं हैं। ये मत सोचिएगा कि मैं बता रहा हूँ ऐसा है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां और लोगों की, जैसे बिल्ली रास्ता काट गई तो जी आपका दिन खराब हो जाएगा, ये सब ऐसी बातों में से ही उसी तरीके से ही है। तो ये माना जाता था कि अगर बहुत सारी आ गई एक साथ तो इसका मतलब आपके पास कोई आने बुरी बात आपके साथ घटने वाली है। इसके साथ साथ आपको एक बात और बता दूं कि जैसे शेर के झुंड को बोलते हैं प्राइड ऑफ लायंस, है ना। शेर का अगर बहुत सारे 4-5 शेर हैं तो हम कहेंगे भाई प्राइड है, शेर का प्राइड जा रहा है ना। चिड़ियों का एक बहुत सारी चिड़ियां जा रही हैं तो हम कहेंगे फ्लॉक ऑफ बर्ड्स जा रहा है। अगर बहुत सारी तितलियां आ गई हैं तो हम कहेंगे फ्लटर ऑफ बटरफ्लाइज, तितलियों का झुंड, उसको बोलते हैं फ्लटर। तो एक फ्लटर अगर आपको दिख जाता है और आपके घर के आसपास आ जाता है तो ये लोग सोचते थे कि भाई आपके साथ आप कुछ बुरा होने वाला है। और ये भी मानते थे अगर तितली आपके कंधे पे आके बैठ गई तो बस आपका तो हो गया दी एंड, है ना। ये मानते थे कि तितली अगर आपके कंधे पे बैठ गई तो इसका मतलब आपके दिन पूरे हो गए, अब आप आपकी यात्रा खत्म होगी, इस दुनिया में से चलने के लिए तैयार हो जाएं। पर इसका एक कारण है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों बैठती हैं तितलियां आके, साइंटिफिक रीजन क्या है। पर ये लोग सोचते थे कि अब हमारा खराब हो गया। हमारे देश के जो मणिपुर के मणिपुर में कई जाति के ट्राइब्स के लोग रहते हैं। जो नागा लोग हैं मणिपुर के, है ना,
वो ये मानते हैं कि हम, हमारे वंशज, जो हमारे जो पूर्वज थे, वो तितली थे, हम तितलियों से आए हैं। और ये डांस करते हैं, मैं एक डांस दिखाता हूँ आपको। ये नागालैंड के लोग हैं, मणिपुर के लोग हैं, पर नागा जाति के लोग हैं, है ना। ये नागालैंड के लोग हैं, नागालैंड में भी लोग इस तरह का डांस करते हैं। अब देखिए किस तरह से डांस करते हैं। ये बोलते हैं कि हमारे पूर्वज जो हैं तितली थे। वन नंबर का कवर है, वन नंबर। तो आपने देखा कि ये किस तरह से नागालैंड के लोग जो हैं अपने आप को तितलियों के वंश के बताते हैं, और वो इस तरह से डांस करते हैं, तितली की तरह ऐसे करके नाचते हैं। उनका गाना क्या है वो मुझे समझ नहीं आया। खैर, दूसरी बात, ये भी माना जाता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन, बदलना, जैसे एक तितली से जैसे तितली बदलती है ना, पहले अंडा होता है, फिर लार्वा होता है, मैं आगे आपको बताऊंगा, तो वो कैसे बदलती है अपने जीवन में, कई प्रक्रिया में बदलती है। उसी तरह से ये भी जीवन को बदलने वाली ट्रांसफॉर्मेशन का एक साइन है कि आप बदल जाते हैं, है ना। ये भी एक बात है कि भाई लाइफ साइकिल जो है वो बताती है कि इंसान, हमारे देश में भी ये प्रचलन था। अगर हमारे देश में आप हिंदू धर्म के बारे में अगर देखें, मैं देख रहा था, तो उसमें भी यही माना जाता है कि जैसे तितली बदलती है, इसी तरह से इंसान को भी बदलना चाहिए, और बदलता है। ये हिंदू धर्म में ऐसा मान्यता है। और ये एक तितली और है, इसके बारे में भी एक बड़ी मजेदार है। अगर आपको मिले ना, तो आप इसके पंख के ऊपर जितने स्पॉट्स है ना, अगर आप उसको गिन लेंगे, ये माना जाता था भैया जिसने इस तितली को पकड़ के उसके पंख गिन लिए कितने स्पॉट हैं, तो उसको उतना ही पैसा मिल जाएगा। तितलियों के, इसको बोलते थे ऑरेंज बटरफ्लाई है ये। ये अमेरिका में होती है, और इसके अगर पंख के ऊपर इसके फ्लफरी विंग्स हैं और इसके ऊपर स्पॉट्स जो हैं, अगर गिन लोगे तो आपको उतना ही पैसा मिलता जाएगा। खैर, ये सब बातें हैं। और इंग्लैंड में एक जगह है डेवॉन, वहां के लोग ये मानते थे कि अगर तितली, साल की पहली तितली अगर आपको दिखी तो उसको मार दो। पहली तितली दिखी तो उसको मार दो, क्योंकि वो आपके लिए एक बैड लक है। जो पहली तितली उस सीजन की आपको दिखेगी तो ये आपके लिए बैड लक है? मैंने ये फोटो लगाई है, पर ये वास्तव में एक बहुत फेमस पेंटिंग है। कार्ल स्पिट्जवेग की एक पेंटिंग है, द बटरफ्लाई हंटर। बड़ी कीमती पेंटिंग है, मैंने ऐसी लगा दी क्योंकि ये उसका शिकार कर रहा है। मुझे कोई ऐसी फोटो दिखी नहीं, ना मैं दिखाना चाहता था कि आपको कि कोई तितली को मार रहा हो, मुझे तो दुख होता, इसलिए मैंने वो दिखाई नहीं है। पर ये इंग्लैंड में देवोन के लोग ये मानते हैं, अगर साल की पहली तितली आपको दिखे तो भैया उसका दी एंड कर दो, तो आपके लिए वो साल जो है आप बुरे बैड लक से बच जाओगे, बदकिस्मती से बच जाओगे। फिलीपींस के लोग जो फिलीपीन में रहते हैं, अब फिलीपींस कहाँ है, कोई बता सकता है? तो नहीं तो मैं बताता हूँ। जब चाइना से, इंडिया से हम चलते हैं राइट में, है ना, ईस्ट की तरफ, तो बर्मा इधर से चलते जाओ आप, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड पार करके आप जब बिल्कुल वियतनाम से भी उधर जाओगे, चाइना से उधर जाओगे, समुद्र के अंदर पैसिफिक ओशन में, तो फिलीपींस के आइलैंड आ जाते हैं, है ना, फिलीपींस के टापू आ जाते हैं। तो फिलीपींस के आइलैंड के जो लोग हैं वो ये मानते हैं, अगर आपके घर में ये काली तितली आके कई दिनों से बैठ गई और जा नहीं रही, तो इसका मतलब ये किसी ना किसी के आपके घर में किसी की मृत्यु होने वाली है? ये माना जाता था कि अगर ये तितली आपके घर में आ रही है और कई दिनों तक वहीं बैठी है और इधर से उधर घर से छोड़ के नहीं जा रही, तो इसका मतलब ये आपके घर में आप कोई किसी का इंतकाल होने वाला है, किसी की डेथ होने वाली है। ऐसा वो लोग मानते थे। आप ये मत कहना कि भैया मेरे घर में तितली दिख रही है मैं उसको मार दूंगा,
ऐसा मत करना, ऐसा, ये सब अंधविश्वास है। और ये देखिए, ये केवल की आत्माएं जितनी हैं वो तितलियां होती हैं, ये सिर्फ हमारे देश में या दूसरे देशों में नहीं, इजिप्ट में जो नेटिव अमेरिका के पुराने जो असली निवासी हैं, जो जो रेड इंडियंस जिनको कहते थे, वो भी यही मानते थे कि भैया ये जो तितली है, ये प्राण है, लोगों के प्राण है। ये बहुत सारी कहानियों में भी इस बात के बारे में आता है कि ये तितलियां जो है, ये फोकलोर्स में, अंधविश्वास में माना जाता है कि तितलियां जो है प्राण है लोगों के। और ग्रीक माइथोलॉजी में भी जो उनका जो देवता, प्राणों का देवता है, उसके भी पंख दिखाए हुए हैं, वो पंख के साथ उड़ता है, उसका नाम है साइके, है ना। खैर, यहां तक हमारी ये बातें हो गई। और खैर एक बात और है कि ये भी बता ही देता हूं आपको। ये लोग मानते थे ये कि हमारे देश में भी है और बहुत सारे देशों में ये मान्यता है कि आपको तितलियों को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर छोटे बच्चों की जान होती है, ये छोटे बच्चों के प्राण इनके अंदर होते हैं, इनको इसलिए मारना नहीं चाहिए और इनको मारने से मना किया जाता था। आयरलैंड में तो इसके ऊपर नियम था कि इसको अगर किसी ने मारा तो आपको सजा भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है। तो ये भी एक विश्वास है। और खासकर सफेद वाली तितली, अगर सफेद तितली है उसको आपने नहीं मारना, कि उसके अंदर छोटे बच्चे की जान है, किसी बच्चे की। और बहुत से लोग ये भी सोचते थे कि ये जो इसके ऊपर जो आंख जैसी बनी हुई है, ये भगवान ने आपके यहाँ जासूस भेजे हुए हैं दुनिया में। ये दुनिया में जासूस हैं, देखते हैं, भगवान इनकी पंखों की इससे देखता है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या क्या कर रहा है दुनिया में। तो हंसराम अभी वहां पे क्या कर रहा है, गुलाब सिंह वहां पे करौली में बैठ के क्या कर रहा है, वो तितली जाके भगवान को बता देगी, है ना। तो ये तितलियां को ये भी माना जाता था कि तितलियां जासूस हैं। और यही नहीं, अमेरिका के जो लोग हैं ना, जो मूल निवासी, मैंने आपको बताया रेड इंडियंस, वो ये बोलते थे ये जो भगवान के जासूस हैं, भगवान की भेजी हुई आत्माएं हैं, अगर आपको ये मिले, इसको आराम से हाथ में लें और आपको उसके कान में धीरे से बोलना है कि मेरे को एक गाड़ी चाहिए, मुझे एक एरोप्लेन दे दे, मुझे एक कार चाहिए, तो वो तितली जाके भगवान को बता देगी कि वो जो है वहां पे दिल्ली में एक आदमी बैठा है अश्वनी नाम का, उसको कार चाहिए, उस बेचारे को कार दे दो एक, तो भगवान उसकी बात सुन लेगा, है। ये भी मान्यता थी। तो आप जैसे ये बच्चा कर रहा है, आप भी पकड़ के उसके कान में बोलना कि मेरे को 10वीं में जो है 90% नंबर चाहिए भगवान, तो भगवान आपको 90% नंबर दे देगा, है। खैर, ये भी एक बात है। ये लोग अपनी इच्छाओं को, जो इन्हें चाहिए होता था, इनकी विशेष होती थी, वो ये तितली के कान में बोलते थे और ये माना जाता था कि ये जाके भगवान को बता देगी। खैर, चाइना में ये माना जाता था कि ये अच्छी सेहत का एक चिन्ह है। अगर तितली आपके यहाँ आ रही है तो इसका मतलब आपके पास एक अच्छी सेहत है। और आखिर में रशिया के लोग ये मानते थे ये तितलियां बड़ी खतरनाक चीज है भाई, जितने भी चुड़ैल हैं और जो ऐसी जो दुष्ट औरतें होती हैं, जो भूत प्रेतनियां होती हैं, वो तितली बन के घूमती हैं, तो तितलियों से बच के रहना चाहिए। रशिया वाले ये मानते थे, है? तो ये सब कहने की बातें हैं। और ये आपको ये मैंने बता ही दिया। देखिए, ये भी एक बात ये भी मानी जाती थी। देखिए, यहाँ तक तो हो गया। जो जूनी लोग थे, जूनी लोग यानी रेड इंडियंस लोग में एक जाति थी, वो ये मानते थे कि ये अगर आपको सफेद तितली दिख गई, अगर सफेद दिखी तो इसका मतलब गर्मी आने वाली है ना। अगर उसमें आपको थोड़ा सा रंग बिरंगी या थोड़े डार्क रंग की दिख गई तो इसका मतलब इस साल बड़ा मौसम जो है तूफानी रहेगा, तूफान आएंगे, आंधियां चलेंगी। और अगर पीली दिख गई तो ये मानते थे कि बड़ा अच्छा, सुंदर सा, अच्छा गर्म मौसम रहेगा और कोई दिक्कत नहीं हो, है। तो ये विश्वास था। सफेद दिख गई, गर्मी आने वाली है। अगर रंग बिरंगी और गहरे रंग की दिख गई, तूफान आने वाले हैं। अगर पीली दिख गई तो एक अच्छा मौसम आने वाला है। ये लोग विश्वास करते थे। और ये जो लोग थे, ये मैंने आपको बता दिया, इसके ऊपर के जो पंख अगर आप ये गिन लेते थे तो वो कहते थे कि आपको बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, ये भी माना जाता था। और ये अल्पेचियन माउंटेन कहाँ है, ये आपको मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि कनाडा और उत्तरी अमेरिका के राइट साइड में, ईस्टर्न साइड में ये अल्पेचियन माउंटेन्स हैं। इसको आप याद रख लीजिए। और इस साइड में रॉकी माउंटेन है, इधर एल्पेचियन माउंटेन। अब हम चलते हैं आगे। अब तितलियों के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो तितलियां जो हैं दुनिया में हर जगह मिलती हैं, एक्सेप्ट एक जगह को छोड़ के। दुनिया के आप किसी भी देश में चले जाएं, किसी भी महाद्वीप में चले जाएं, आपको तितलियां जरूर मिल जाएंगी।
पर एंटार्क्टिका यानी दक्षिणी ध्रुव में आपको तितलियां नहीं मिलेंगी, वहां पे तितलियां नहीं मिलेंगी। और इसकी बहुत सारी प्रजातियां हैं, करीब 20,000 से 25,000 प्रजातियां बताई जाती हैं। और जो इसी में मौत भी होते हैं। मौत और तितली में क्या फर्क है मैं आगे आपसे बात करूंगा, वो बताऊंगा मैं आपको। तो ये जो है कम से कम अभी हमारी जो जानकारी के अनुसार 20 से 25,000 है। पहले मेरा एक दोस्त था, वो एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। मैं उससे पूछ रहा था, तो वो कह रहा था कि बहुत सारी नई प्रजातियां आ रही हैं जिसके बारे में लोगों को पता भी नहीं, जो पहले देखा भी नहीं। पुरानी प्रजातियां खत्म होती जा रही हैं और कुछ नई नई प्रजातियां अपने आप पता नहीं कहां से आ रही है, समझ नहीं आ रहा। या तो साइंटिस्टों ने आज तक ढूंढा नहीं है, या वो नया कुछ इवोल्यूशन हो रहा है, कुछ समझ नहीं आता है। तो एक बात है कि तितलियों को जो है गर्म मौसम पसंद होता है, गर्म, है ना। इनको गर्म मौसम पसंद होता है। अगर मौसम ठंडा हो जाएगा तो ये परेशान हो जाती हैं। और इनको कम से कम 50 डिग्री तक का टेम्परेचर चाहिए होता है। और ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर 85 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाएगा तो इनको मुश्किल होने लगती है और ये उड़ नहीं पाएंगी, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड हैं। अब आप कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड में आपको बता दूं, गर्म खून वाले और ठंडे खून वाले प्रजातियों में क्या फर्क होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो ठंडे खून वाली प्रजाति हैं, जैसे सांप, मगरमच्छ, है ना, ये लोग जो हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को अपने मर्जी से गर्म नहीं रख सकते। जैसे हमें चाहे लद्दाख भेज दो, चाहे राजस्थान भेज दो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर वही 98 डिग्री रहेगा, है ना, उसी जो हमारा टेम्परेचर है। पर अगर हमें बुखार होगा तो जा सकता है ऊपर 100, नहीं तो हमारा जो ये टेम्परेचर एक ही रहेगा, चाहे हम ठंड में चले जाएं चाहे रेगिस्तान में चले जाएं, एक ही रहेगा। पर तितलियों का ऐसा है, इनको अपने बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए धूप की जरूरत होती है, तो ये इसलिए धूप में बैठते हैं। और ये अगर इनको ठंड होती है तो ये नीचे की तरफ भागते हैं, फिर जहाँ गर्म है उस तरफ को भागते हैं। और इसकी वजह से बहुत सारे एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। उसके बारे में मैं आपको जैसे जैसे आगे चलेंगे मैं बताऊंगा। और इसमें एक बात और है, अब ये सुनती कैसे हैं, है ना। एक प्रश्न आता है कि भाई इनके कान कहाँ होते हैं। नहीं, बहुत सारी बातें आएंगी हमारे सामने जो हम नई नई सीखेंगे। तो ये बात जरूर मैं मानता हूं कि मेरे ख्याल हम में से बहुत लोगों को नहीं पता होगी, मेरे लिए भी नई बात थी कि तितलियों के कान ना, लोग मानते ही नहीं थे कि तितलियों के कान होते हैं। बहुत साल पहले तक, कुछ साल पहले तक भी नहीं मानते थे। पर अब जाके इन्हें पता चला कि ये भी सुनती हैं भाई, इनके भी कान हैं। ये कैसे सुनती हैं, ये अपने पंखों के अंदर जो भी आवाज है ना, आवाज की तरंग जो जाती है, वाइब्रेशन जो जाती है, जो कंपन होती है, वो इनके पंख से टकराती है। और इनके पंख जो है, जैसे हमारा कान का पर्दा है, उस तरह से इसका पंख काम करता है ना। और वो जब पंख वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करने के बाद क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे जहां पंख के जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पे एक ऑर्गन है इसका नाम देखिए, कॉर्डोटोनल ऑर्गन। ये कॉर्डोटोनल ऑर्गन है। ये जो है, इसको पता चलता है कि क्या आवाज आ रही है और ये उससे सुन लेता है। जो सुनने की नर्व है ना, इसकी इंद्री जो है, वो यहां से जुड़ी हुई है। देखिए, ये नई खोज है, लोगों को पता नहीं था इसके बारे में। लोग सोचते थे तितलियां बहरी होती हैं, वो सिर्फ देख के काम चलाती हैं। पर ये यहां से इसके ब्रेन में जाती है फिर वो तरंग, और फिर इसको पता चल जाता है कि दुश्मन आ रहा है, कौन आ रहा है, क्या करना है, कोई दोस्त है कि दुश्मन है, ये पता चल। तो अब आपसे कोई पूछे भाई तितली के कान कहाँ होते हैं, तो आपको ये पता चल गया कि इसके जो पंख की जड़ जहाँ पे है, यहाँ पे इसका एक ऑर्गन है। ये कान नहीं है, पर्दा तो इसका कान, पर्दे का काम करता है इसके पंख, पर इसका जो ऑर्गन है वो है कॉर्डोटोनल ऑर्गन। वो इसको उससे पता चलता है। ये एक बहुत नई प्रजाति मिली थी, इसके बारे में लोग बड़े परेशान थे, भाई ये है कैसा। क्योंकि ये देखिए, ऐसा है जैसे गला हुआ पत्ता हो। ट्रिनिडाड में, ये वेस्ट इंडीज का एक छोटा सा आइलैंड है, ट्रिनिडाड है, ट्रिनिडाड में ये मिला था। और उसको ये समझ नहीं आया कि भाई ये खड़ा कैसे है। उसको लगा ये पत्ता है और उसके सामने एक मकड़ी खड़ी हुई है। तो उसे जब ध्यान से, क्योंकि देखिए पत्ता, इसके पंख भी ऐसे हैं जैसे कीड़े ने खा लिए हो, सूखा हुआ पत्ता हो, कीड़े ने खा रखे हो, तो वो ऐसा सड़ा सा पत्ता सूखा हुआ सा दिख रहा है। तो उसने जब ध्यान से देखा
तो उसने देखा ये तो एक मौत है, तितली है एक तरीके की, और इसका नाम उसने रखा बुद्धा मौत। बुद्धा की तरह सीधा बैठा हुआ है, इसका नाम रख दिया बुद्धा मौत। और ये जो है बाद में उसको पता चला कि ये ऐसे क्यों बैठी है, क्योंकि वाइब्रेशन ले रही है सुनने के लिए। अगर नीचे बैठेगी तो इसको वाइब्रेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि तितली और मौत में एक फर्क होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी बताऊंगा तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा, तो मैं आपको धीरे धीरे बात बताता जाऊंगा। तो ये जो मौत है ये अपने पंख को इसलिए इसने ऐसे रखा हुआ है कि तरंगों को पकड़े और उसकी आवाज को सुन सके। तो ये एक नई खोज है, बहुत साल पहले नहीं, थोड़े साल पहले ही इस नई प्रजाति का पता चला। और देखिए ये ऐसे बैठती है कि ये अपने कानों को, ये पर्दे को ऐसे रखें कि जिस तरफ से आवाज आ रही है उस तरफ को अपने आप को ऐसे टर्न करती है। आप देखेंगे कई बार तितली बैठती है और ऐसे घूमती है ना, ऐसे घूमती है। तो वो इसी तरह से होती है जैसे हम अपने सर को ऐसे घुमाते हैं कहां से आवाज आ रही है सुनने के लिए, इसी तरह से तितली अपनी पूरी बॉडी को घुमाती है ताकि अच्छे से सुन सके, अच्छी आवाज सुनने के लिए, क्लियर सुनने के लिए ऐसे मुड़ती है? और देखिए अब दूसरी बात कि तितली सांस कैसे लेती है। हमने देखा सुनती कैसे, हमने समझ लिया, उसके कान उसके पंख की जड़ के पास होते हैं, वहां से वो इंद्रियों में उसको पता चल जाता है। और उसके कान जो है, पंख जो है उसका पर्दे का काम करते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि भाई तितली सांस कहां से लेती है, इसकी नाक कहां है, सूंघने के लिए कहां से सांस लेगी ये? तो तितली की सांस लेने का वही है जैसे और कीड़ों का है। इसके पेट में ये देखिए छोटे छोटे ये छेद दिख रहे हैं आपको, इनको बोला जाता है स्पाइरिकल्स, हैं? स्पाइरिकल्स कहा जाता है। सिर्फ जानकारी के लिए है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, तितलियों के ना बॉडी को 3 हिस्सों में बांट सकते हो। यहां से पीछे का हिस्सा होता है एब्डोमेन, पेट वाला हिस्सा। ये बीच वाला हिस्सा होता है थोरैक्स, जहां पे इसका सब कुछ है ना, दिल विल सब कुछ इसके अंदर है। और ये इसका हेड है, जो 3 हिस्से मेजर होते हैं। तो ये जो एब्डोमेन में ये जो छेद दिख रहे हैं, यहाँ से तितली सांस लेती है। इसकी नाक कोई नहीं है, ये यहाँ से सांस लेती है? और इसको बोलते हैं स्पाइरिकल्स, ये आपकी जानकारी के लिए। और तितली सूंघती कैसे है? ये इसके एंटीना से सूंघती है। क्या खुशबू आ रही है, ये एंटीना है इसके, इससे ये सूंघती है। उन छेदों से सिर्फ सांस लेती है। सूंघने के लिए अच्छी है खुशबू, बुरी है खुशबू, वो उसका एंटीना बताता है, जो ये है। ठीक है। और एक बात, तितली के अंदर हड्डियां तो होती नहीं है, तो जिस प्राणी के अंदर हड्डी नहीं होती और उनका सिर्फ बाहर का खोल होता है, अंदर सब कुछ नरम नरम होता है, उसको बोला जाता है एक्सोस्केलेटन वाली प्राणी। एक्सोस्केलेटन मतलब बाहर का स्केलेटन। हमारा स्केलेटन हमारे अंदर है, हमारी हड्डियां हमारे अंदर है, पर इनके अंदर नहीं है हड्डियां। इनकी हड्डियां पूरे उस ढांचे के अंदर, ये इनका जो खोल है वो ही इनकी हड्डी है। तो उसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन, बाहर का स्केलेटन। एक्सो मतलब बाहर का, है ना, जैसे एग्जिट कहते हैं ना, बाहर जाओ एग्जिट हो जाओ, उसी तरह से एक्सोस्केलेटन यानी बाहर का स्केलेटन। ठीक है। अब एक बात आती है कि बहुत जगह बोलते हैं ना, जब मैं खुद छोटा था मुझे याद आता है, मेरी बहन बोलती थी मुझे, अरे तितली को मत पकड़ो, उसके रंग उतर जाएगा तो वो उड़ नहीं पाएगी, है ना। और वास्तविकता क्या है कि तितली के पंख ट्रांसपेरेंट ही होते हैं, है ना, पारदर्शी होते हैं, बिल्कुल पारदर्शी। मतलब एकदम शीशे की तरह नहीं, जैसे प्लास्टिक होता है ना, पॉलीथीन, उस टाइप का होता है। और इसके ऊपर, इसके अंदर जो, अगर आप उसके सारा पंख निकाल भी देंगे ना, उसके ऊपर से जो उसका रंग है सारा हटा देंगे, फिर भी तितली उड़ पाएगी। पर ऐसा करिएगा नहीं, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं कि तितली जो है वो फिर भी उड़ सकते हैं। और ये जो एक प्रोटीन से बनी होती है उसको बोलते हैं चिटिन। ये इसका जो प्रोटीन जिससे ये बना है उसको बोलते हैं चिटिन। और इनके ऊपर जो है ना, इनका जो रंग कैसे, आप पूछेंगे भाई रंग कैसे आता है फिर इसके ऊपर, तो देखिए रंग के लिए इस तितली के, अगर इसी पंख के ऊपर कुदरत ने इसको क्या दिया, ऐसे छोटे छोटे स्केल्स दिए, जैसे मछली के ऊपर स्केल्स होते हैं ना, उसी तरह से स्केल्स दिए होते हैं, बहुत बारीक से स्केल्स होते हैं, और उसी से इसके ऊपर ये रंग आता है? और ये देखिए इसके अंदर भी इसका फ्लूइड पास होता है, जैसे हमारे अंदर नसें हैं, उसी तरह से इसके पंख के अंदर भी ये नसें आपको दिख रही होंगी। देखिए लाइन सी जो दिख रही हैं, इसके अंदर से ही फ्लूइड पंप करती है अपने अंदर, पंख के अंदर, है ना। तो ये इसके अंदर मैंने आपको बताया, ट्रांसपेरेंट पंख के ऊपर इस तरह से स्केल्स होने की वजह से इसके अंदर रंग आता है। ठीक है। और ये देखिए
ये देखिए, अगर आप इसके ऊपर से सारा रंग हटा भी देंगे ना तो भी ये उड़ जाएगी, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। पर ये प्रोवाइडेड कि इसका ये जो जो केटिन से जो बना हुआ, ये प्रोटीन से जो बना हुआ इसका पंख है, वो कहीं से फटे ना, फटना नहीं चाहिए, है ना। पर आप ऐसा करिएगा नहीं, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, कहीं आप पकड़ के तितलियों के पंख के रंग उतारने लग जाएंगे। सर ने बोला था अब रंग उतारेंगे इसके, हैं, इसको धो देते हैं साबुन से, फिर इसको उड़ा के देखेंगे, तो ऐसा मत कीजिएगा। तो ये कलरफुल होती है। अब ये एक प्रश्न और आता है कि भाई ये स्वाद कैसे चखती हैं। किसी चीज के ऊपर जाएं, हम जैसे चखेंगे तो हम अपनी जीभ पे रख के चखते हैं ना किसी चीज को, हम अपने नमक है कि मीठा है, हम चख के बताएंगे भाई हाँ मीठा है कि नमकीन है। तितली क्या करेगी, तितली अपने पैर से फूल के ऊपर बैठेगी और अपने पैर को फूल के अंदर ऐसे डालेगी और बताएगी फूल खाने लायक है कि नहीं। तितली अपना स्वाद अपने पैरों से करती है, पैरों से स्वाद चखती है। तो अगर हमारे को भगवान ने ऐसा बना दिया होता तो हम जाके हलवाई की दुकान पे पहले बर्फी लेके उसे पैर रख के देखते कैसी है ना, फिर खरीदते भाई ठीक है भाई अच्छी है 1 किलो दे दे, है? तो पर तितली को कैसे भगवान ने बनाया कि उसको पैर में से उसको वो चख के बता देती है। और बहुत से लोग तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि जब मैंने वो बताया था ना आपको, वो लड़की के कंधे पे आके बैठ गई तो बोले थे भी अब तो मर जाएगी। वास्तविकता क्या है, ये आके पसीने की स्मेल जब आती है ना, इसको पसीना या कोई हमने अच्छा सेंट लगाया, इसको लगता है कोई फूल है, तो वो आके अपनी एंटीना से तो सूंघ लिया, फिर वो आके बैठती है चेक करने के लिए ये खाने लायक है कि नहीं। फिर वो पैर से हिला के देखेगी यार ये तो बेकार कपड़ा है, कुछ नहीं है इसमें, फिर वो चले जाएगी। पर लोग बोलने लगे इसके कंधे पे बैठ गई अब ये मरेगा, है? उस बेचारी तितली ने तो सिर्फ स्वाद चखने के लिए आई थी और आपने उस बंदे को ही मार दिया। तो ये तितली जो है पैरों से स्वाद चखती है, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। देखिए कैसे, एक वीडियो दिखाता हूँ आपको। दोस्तों, आपने रंग बिरंगे फूलों पर उड़ती तितलियों को देखा होगा, परंतु शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि तितलियां स्वाद अपने मुंह से नहीं बल्कि अपने पैरों से लेती हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि तितलियां ऐसा कैसे करती हैं और प्रकृति ने तितली के पैरों को ऐसा क्यों बनाया है। यदि आपने अभी तक ज्ञान और विज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। कोई भी जीव भोजन का स्वाद कैसे अनुभव करता है, उदाहरण के लिए मनुष्य की बात कर लेते हैं। दोस्तों, भोजन में हम 4 प्रकार के स्वाद का अनुभव करते हैं, मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा। इन चारों प्रकार के स्वाद को अनुभव करने के लिए मनुष्य की जीभ पर मुख्यतः 4 प्रकार की टेस्ट बड्स होती हैं। पहले ऐसा माना जाता था कि मीठे स्वाद की बड्स जीभ पर सबसे आगे टिप पर होती हैं, इसके पीछे दोनों साइड्स पर नमकीन की, थोड़ा और पीछे खट्टे की और सबसे पीछे अंदर की तरफ कड़वे स्वाद की बड्स होती हैं। परंतु अब ये धारणा गलत साबित हो चुकी है। नई रिसर्च के अनुसार सभी प्रकार की टेस्ट बड्स पूरी जीभ पर फैली रहती हैं। हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उसकी टेस्ट बड्स हमें उसके स्वाद का अनुभव करा देती हैं। इसी प्रकार पृथ्वी के लगभग सभी जीव भोजन के स्वाद का अनुभव करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं तितलियों की। तितलियों के पास मुंह नहीं होता है जो उन्हें भोजन को काटने या चबाने में सहायता कर सके। इसके बजाय उनके पास एक सूंड जैसी संरचना होती है जिसे प्रोबोसिस कहा जाता है, जिसका उपयोग वे फूलों का रस अर्थात नेक्टर पीने के लिए करती हैं। लेकिन इस प्रोबोसिस में किसी भी प्रकार की कोई टेस्ट बड नहीं होती। मुंह में टेस्ट बड न होने के कारण ऐसा नहीं है कि तितलियां स्वाद का अनुभव नहीं कर सकती। तितलियों को स्वाद अपने पैरों से मिलता है क्योंकि उनके टेस्ट बड्स उनके पैरों में होते हैं। वे अपने भोजन पर खड़े होकर इसका स्वाद ले सकती हैं। दोस्तों, ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर है, परंतु पैरों में टेस्ट बड्स होना तितली के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना में सहायक होता है। एक पत्ती पर खड़े होकर तितली ये जान जाती है कि ये पत्ती अंडे से निकलने वाले बच्चों के लिए भोजन का कार्य करेगी या नहीं। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि तितली के पैरों में स्वाद की कोशिकाएं होना तितली के कितने काम आता है। दोस्तों, आपने अक्सर रात में लाइट के आसपास तितलियों को मंडराते हुए देखा होगा, परंतु आपको बता दूं, शायद आप जिन्हें तितली समझ रहे हैं वो तितलियां होती ही नहीं। खैर, तक हमने देखा तो मेन बात मेरी बताने की ये थी कि तितलियां जो हैं अपना स्वाद, खाने का स्वाद पैर से चखती हैं। उनको जो इंद्री है स्वाद की उनके पैरों में है।
अब एक बात आती है कि तितली कितने लंबे दिन तक जी सकती है। सॉरी, तितली जो उसकी लाइफ कितनी है। तो ज्यादातर तितलियां जो हैं 3 से 4 हफ्ते तक उनका जीवन होता है ना। कुछ तितलियां होती हैं कि वो 2 से 8 महीने तक भी जी सकती हैं। कुछ है कि 1-1 साल तक जी जाती हैं, जैसे मोनार्क तितली है, ये 8 महीने तक जीती है। और कुछ तितलियां ऐसी हैं जो सिर्फ 24 घंटे के अंदर जी के खत्म हो जाती हैं, यानी अंडे से निकलने के बाद नहीं, तितली बनने के बाद। और जब वो तितली बन जाती है तो उसकी जिंदगी सिर्फ 1 दिन की होती है। कितना छोटा जीवन है उस बेचारी का। और कुछ तितलियों का मैक्सिमम जो है ज्यादातर 3 से 4 हफ्ते में खत्म हो जाती हैं तितली बनने के बाद। ये मत बोलिए कि अंडे से नहीं मैं बोल रहा, एक बार वो तितली बन जाए, उड़ने लगती है, उसके बाद उसका जीवन 3 से 4 हफ्ते का होता है ज्यादातर। और कुछ का बहुत लंबा, जैसे मैंने बताया आपको 1-1 साल तक का होता है। 1 साल मैक्सिमम है। जैसे ये आपको मैं दिखाऊंगा, ये जो तितली है इसको बोलते हैं मॉर्निंग क्लॉक है। मॉर्निंग क्लॉक भी बोलते हैं इसको, कॉम्बरवेल ब्यूटी भी बोलते हैं इसको, व्हाइट पेटीकोट भी बोलते हैं इसको, ग्रैंड सरप्राइज भी बोलते हैं, कई नाम है इसके हैं। पर इसकी खासियत क्या है कि ये सबसे लंबा जीती है, बहुत लंबा जीती है। इससे भी आगे जीने वाली एक और है, एक और मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। ये 11 से 12 महीने तक जी जाती है। 11 से 12 महीने यानी लगभग 1 साल तक जीने वाली तितली है ये। पर अगर आप बोल रहे हैं कि सबसे लंबा जीने, देखिए कहां से कहां तक उड़ती है। देखिए इस तितली की खासियत है बड़ी जबरदस्त। ये देखिए यहां से उड़ती है, बॉन यानी फ्रांस के और जर्मनी के, यहां से बॉन से उड़ती है। बॉन है जर्मनी में, जर्मनी से उड़ती हुई पूरा चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो, ये सब पार करते हुए इधर ग्रीस में आती है। ग्रीस में एक छोटा सा आइलैंड है चैल्किडिटी है, एक जगह है, वहां आती है। ये देखिए कितना लंबा रास्ता तय करके आती है। और रास्ते में बड़े बड़े पहाड़ों को, बड़े बड़ी बर्फ को पार करते हुए ये यहाँ पहुंचती है। और फिर ये देखिए, तो इतना लंबा रास्ता तय करने के लिए इसको तो उम्र तो चाहिए ना, तो इसको इसलिए कुदरत ने 12 महीने की लाइफ दे दी। 1 साल तक जियो भैया तुम, ठीक है। और देखिए अगर आपको अब देखिए यहाँ से, ये जर्मनी है, जर्मनी से होती हुई ये यहाँ पे है ग्रीस, सबसे छोटा आइलैंड यहाँ पे, टर्की के, और ये ग्रीस है। अभी आपने सुना भी होगा टर्की और ग्रीस के बीच में बड़ी लड़ाई होने लगी थी भैया, किस बात पे, कि भैया ये है कि यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। और ये नियम, इंटरनेशनल रूल क्या कहता है कि आइलैंड के, जिस भी देश का वो आइलैंड है, उससे इतने किलोमीटर तक का एरिया में उसी देश का हक होगा। पर टर्की को क्या प्रॉब्लम हुई कि भैया अगर ये सारे आइलैंड्स जो छोटे छोटे ग्रीस के पास हैं और ये सारे पानी ये ले लेगा तो हम तेल कहाँ से निकालेंगे, हमें भी तो तेल निकालना है। तो इन्होंने क्या बोला, भैया हम ये रूल नहीं मानते, हम अपने आप ड्रिलिंग करेंगे। और इन्होंने क्या, इस विषय से ग्रीस और टर्की के बीच में बड़ी गर्मा गर्मी हो गई थी बीच में। खैर अभी सब शांत है। तो ये आज से नहीं, बहुत पुराने जमाने से इन दोनों के बीच में युद्ध होते रहे हैं दोनों। खैर ये अलग भविष्य है, आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं सबसे लंबी उम्र जीने वाली तितली, ये इसको बोलते हैं ब्रिमस्टोन। ब्रिमस्टोन पता है किसको बोलते हैं? ब्रिमस्टोन बोलते हैं गंधक को। गंधक आपने देखा होगा, पीले रंग की होती है गंधक, है ना। अगर आप पंसारी की दुकान पे जाएंगे और उसको बोलेंगे कि भैया मुझे गंधक दे दो, तो वो आपको ढेले से देगा, पीले पीले रंग के ढेले देगा, वो ब्रिमस्टोन कहलाता है। ये ब्रिमस्टोन जो है इसको इसलिए दिया गया क्योंकि ये पीले रंग की होती है ना। आप कहेंगे सर ये तो थोड़ी हरी हरी सी दिख रही है, जरूर है, इसमें मेल फीमेल का फर्क होता है, और कई बार किस मौसम में आप ले रहे हो उससे भी फर्क पड़ता है ना। तो वास्तव में ये इसको ब्रिमस्टोन बटरफ्लाई बोला गया। और ये लगभग 13 महीने, यानी वो हमारी जो मॉर्निंग क्लॉक थी वो 12 महीने तक जीती थी, तो ये 13 महीने था, बस 1 महीना और एक्स्ट्रा उससे जी जाती है। और ये इसको बोला जाता है ब्रिमस्टोन बटरफ्लाई। तो आप जानकारी के लिए आप रख सकते हैं कि भाई सबसे लंबी लाइफ जीने वाली तितली है ब्रिमस्टोन बटरफ्लाई, ठीक है। अब सबसे छोटी वाली कौन है भाई, जो 24 घंटे में मर जाती है बेचारी? सबसे छोटी लाइफ जीने वाली तितली है, 2 हैं,
असल में। एक को बोला जाता है कॉपर, एक को बोला जाता है स्मॉल ब्लूज, छोटी नीली, छोटी ब्लूज है। तो इनका लाइफ है सिर्फ कुछ दिन से लेके कुछ घंटे, कईयों की तो 24 घंटे में ही खत्म है, और ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन तक, एक आध दिन जी जाएगी। तो ये सबसे छोटी लाइफ जीने वाली है, देखिए कितनी नाजुक सी है। और ये है स्मॉल ब्लूज, ये हमने देखी होगी, ये हमारे देश में भी बहुत मिलती है। ये इसकी लाइफ सिर्फ 1 या 2-3 दिन के अंदर खत्म हो जाती है। हाँ? मेरे ख्याल है, उम्मीद है आपको यहाँ तक आज कुछ समझ में आया होगा, कुछ अच्छा लगा होगा सीखने के लिए। जैसे आपने आज कुछ बातें सीख ली कि तितली कैसे सुनती है, तितली कैसे सांस लेती है, तितली कैसे स्वाद चखती है, तितली कैसे और क्या सीखा आपने? हाँ? कैसे सांस लेती है, कैसे सूंघती है, कैसे स्वाद चखती है, और कैसे सांस लेती है। हाँ? ये सब चीजें आपने, हाँ, उसकी जीवन काल कितना किसका है वो आपने सीखा। फिर कुछ बातें आपने ये भी देखी कि कैसे लोगों के अंदर लोगों ने अपने आप धारणाएं बना रखी हैं, और कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए तितली, ये भी आज हमने देखा है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में हम अभी और चलेंगे। अभी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इसके देने के लिए। तितली इतनी, हम कितना साधारण रीति से लेते हैं ना तितली को, पर तितली का एक बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। मैं आपको अगले सेशन में फिर और थोड़ी जानकारी दूंगा, जरूर जुड़ें। तो आप, अगर आप पूरा ये सेशन देखेंगे सारे, तो आपको तितलियों के बारे में एक बड़ी अच्छी जानकारी मिल जाएगी, मॉथ्स के बारे में, तितली के बारे में, कैसी होती हैं, कैसी कैसी हैं, और बड़ी खूबसूरत खूबसूरत वीडियोस भी मैं आपको दिखाऊंगा आने वाले सेशनों में। सर आपने बताया था ना कि वो बटरफ्लाई के जो विंग्स है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, लाइक पॉलिथीन। हाँ, तो सर फिर उसके कलर्स कैसे होते हैं? वो मैंने बताया ना, उसके अगर आप जो स्केल्स के ऊपर रंग कुदरत ने उनको एक छोटे छोटे छिलके जैसे हैं उसके पंख के ऊपर, अच्छा, अगर आप वो सारे छिलके हटा देंगे ना, तो अंदर से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शीट आ जाएगी उसकी, ट्रांसपेरेंट। तो हम जब पकड़ते हैं ना हाथ में, हाथ में आ हमारे स्कूल के गार्डन में बहुत आते हैं रेनी सीजन में, तो हम बच्चों को दिखाने जाते हैं, तो लाइक उसके कई बार मैं पकड़ती हूँ ना, तो वो हाथ में उसका कलर आता है, वो तो मतलब आपके हाथ में आ जाता है ना, वो स्केल्स है। अगर वो आप, निकल जाते हैं अगर जैसे हम उसको लगे। हम जब छोटे तो हमें बोलते थे, अरे तुमने तितली के स्केल्स निकाल दिया, अभी बेचारी उड़ नहीं पाएगी, पर ऐसा नहीं है। तो सर आफ्टर समटाइम्स उसके वापस से नए आ जाते होंगे? जो निकल गए वो नहीं आएंगे दोबारा, ओके, क्योंकि इतना छोटा लाइफ स्पैन है इसका, वो दोबारा नहीं आएंगे। तितलियां फूल से रस लेती हैं, ज्यादातर तितलियां, 90% से ज्यादा तितलियां फूलों का रस ही पीती हैं। अगर आप तितलियों, मैंने आपको बताया इसके बाहर का कोई स्केलेटन, इसके अंदर कोई हड्डी नहीं है, बाहर के स्केलेटन को आप हटा देंगे, अंदर कुछ नहीं, सिर्फ लिक्विड है, अंदर सिर्फ लिक्विड है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है हार्ड। तो ये जो है रस पीती है, रसों को पी के अपना काम चलाती है, इसलिए फूलों के पास जाती है, फूल को चेक करती है कौन सा फूल का रस स्वादिष्ट है, किसमें रस है, उसका अपने प्रोबोसिस से, वो सूंड जो उसको पाइप दी हुई है, स्ट्रॉ दिया हुआ है कुदरत ने, उससे वो जूस पीती है। कुछ तितलियां ऐसी हैं जो और भी कुछ कुछ चीजें खाती है, मैं अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो मजा खत्म हो जाएगा। मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा कि वो क्या क्या चीजें खाती हैं। ठीक है फिर, है सबको बाय बाय, अगली बार मिलेंगे।